हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। तो ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए हमें इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सभी हेट्रोसाइक्लिक्स के। सो वी स्टार्ट विद पायरोल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो इससे यहां डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां थे ये आगे शिफ्ट हो गए इधर, तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड अपनी जगह बना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। NH रिंग तो बना ली, पहले रिंग बना ली, अब इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो जो डायरेक्शन हमने दी है शिफ्टिंग के लिए, वही डायरेक्शन कंटिन्यू रखते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट किया और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले ये शिफ्टिंग हुई तो यहां एक डबल बॉन्ड लगाया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो अब ये वाला स्टेप कर दिया, यहां नेगेटिव चार्ज और क्या है, और ये बॉन्ड अपनी जगह बना है और नाइट्रोजन को के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये हमने रिंग बना लेनी है, ये बना ली। उसके बाद देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचे, वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं। तो ये इधर आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाना पड़ेगा, तो यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इस तरफ तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए भी हैं, इसलिए नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। तो 3 स्ट्रक्चर ये हुए। अभी एक स्ट्रक्चर और बनेगा, NH। अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट और ये आगे डबल बॉन्ड। हर कार्बन पे एक एक बार नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और वो आ गया है। इसका मतलब अब इतने ही स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल हैं। तो अगर हम इनको कोई नाम दे दें, स्ट्रक्चर नंबर, इफ आई से दिस इज 1A, 1B, 1C, 1D एंड 1E। तो जैसे पायरोल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसी तरह बाकी हेट्रोसाइक्लिक्स के लिए बना लेते हैं। फ्यूरान में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर विल बिकम अ पार्ट ऑफ द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड and 1 electron pair will be available and it will be present as unshared electron pair. So now we start drawing the resonating structures. कैसे बनाने, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करने हैं अंदर। इसका मतलब यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आगे जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर दिए और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या चीज, कि नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग के कार्बन एटम्स पे जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को सुविधा होती है कि वो आकर के इन कार्बन एटम्स को अटैक कर सकता है। अभी इसमें भी हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा टाइम 2 पोजीशन पे ही क्यों अटैक करता है, व्हाई नॉट एट पोजीशन 3। तो वो भी बहुत इजी है, हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके दिखा सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा सकते हैं कि जब अटैक 2 पे होता है तब कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और जब अटैक 3 पे है तब कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो हमारी रिंग है ये एक्टिवेट हो रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पता लग रहा है हमें कि रिंग एक्टिवेट हो रही है, ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है रिंग कार्बन एटम्स पे। अब इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, तो उसको अगर कहीं इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कहीं नेगेटिव चार्ज है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ एक्यूमुलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोफाइल आकर के उस साइट पे अटैक करेगा।
तो ये नेगेटिव चार्ज का आना रिंग कार्बन्स पे ये शो कर रहा है कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक्स हैं ये दीज आर, जैसे बेंजीन का जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो अगर बेंजीन में हम OH और NH2 का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो एक्टिवेट करते हैं ये ग्रुप्स बेंजीन न्यूक्लियस को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी तरह ये जो रिंग्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, ये भी एक्टिवेटेड रिंग्स हैं, यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होती है। चलो लेट अस कंटिन्यू विद दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी हम दिखाते हैं जाएंगे साथ साथ। अब एक स्ट्रक्चर और इसमें बनना है इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे और यहां नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से अब इनको नेमिंग इनका कर लेते हैं। लेट अस कॉल दिस एज स्ट्रक्चर नंबर 2A, दिस इज 2B, दिस इज 2C, 2D and 2E. And similarly we can draw resonating structures for the third heterocyclic, that is thiophenone. थायोफीन बिल्कुल फ्यूरान की तरह है क्योंकि सेम फैमिली के हेटेरो एटम्स हैं यहाँ, एंड देयरफॉर सिमिलर स्ट्रक्चर्स विल बी ऑब्टेन्ड। पॉजिटिव चार्ज ऑन सल्फर, इट कैन बी शोन, ऐसे यहां भी दिखाया जा सकता है, ऊपर भी दिखाया जा सकता है। डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव यहां भी दिखा सकते हैं हम सल्फर के ऊपर ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये आगे, यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये और पॉजिटिव। सारी चीजें जब तक हम एक स्ट्रक्चर की कंप्लीट नहीं कर लेते अगले स्ट्रक्चर पे भागने की जरूरत नहीं होती। नेगेटिव चार्ज भी देखो कहाँ लगना है, पॉजिटिव कहाँ लगना है, बॉन्ड्स कितने बनने हैं, सारी चीजें। अभी यहाँ इधर डबल बॉन्ड बनना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आना है, यहाँ डबल बॉन्ड बनना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दिखाना है। जब तक ये सब कुछ हम नहीं कर लेते अगले स्ट्रक्चर पे नहीं जाना चाहिए, तब तक एक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तब तक अगला स्ट्रक्चर हमें नहीं बनाना है। तो अब मैं इनकी नेमिंग कर रही हूं, स्ट्रक्चर थर्ड डी, थर्ड ई। ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए। अच्छा, अब अगर एक जो हाइब्रिड का स्ट्रक्चर होता है अगर उसको भी हम बना लें, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए हैं, ऐसे बना दिया। अगर नहीं बनाते तो क्या ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाना था प्रॉपर वे में, अभी जानते हैं ये सारी बातें। ये मैंने बना दिए हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर्स। अब पहले तो इन्हीं को आपस में यहां देख लेते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो ये सभी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, सिर्फ डिफरेंस हेट्रो एटम का है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हेट्रो एटम्स हैं। अब ऑब्वियसली अगर हेट्रो एटम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन एटम्स में ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद है नाइट्रोजन की और उसके बाद है सल्फर की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसको अगर हम, इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम इस तरह से दिखाएं तो शायद आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। यहां बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये डबल बॉन्ड दिखाते हैं, सो दैट यू पीपल कैन गेट
अ बेटर विजुअलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ सिर्फ नीचे वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं ना, ऊपर वाले नहीं बनाए हैं, क्योंकि ऊपर वाले मैंने क्या दिखाए कि डीलोकेलाइज हो गए। यहाँ सल्फर में भी आप देखो ऊपर नहीं दिखाए क्योंकि वो डीलोकेलाइज हुए हैं। नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने नहीं शो किया, लेकिन अगर हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब हमें इलेक्ट्रॉन्स शो करने चाहिए। अब ये बना दिया थायोफीन। हर तरह से देख लेते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज यही देख लेते हैं। अब अगर आप ये बनाते हो तो और भी इजीली आप समझ पाएंगे और समझा पाएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। अब करते हैं इनको कंपेयर, इनकी एरोमेटिसिटी। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, इट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पेयर है ये तो शेयर नहीं हो रहा है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने रिंग की तरफ दिखाए हैं, अंदर की तरफ, ये वो पेयर है ना जो शेयर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट बन रहा है। बट सिंस ऑक्सीजन हैज द हाइएस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, that means oxygen is least willing to release these electrons to the electron cloud. Since oxygen is least willing to release these electrons, that means if we compare the resonating structures of furan with the resonating structures of thiophene or pyrrole, these structures become less important. Whereas if we talk about the electronegativity of sulfur, since it is least, सबसे कम है, इसका मतलब इन हेट्रो एटम्स में सबसे ज्यादा विलिंग कौन है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए, दिस सल्फर एटम। इट इज मोस्ट विलिंग टू रिलीज दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग pi electrons so that they can be delocalized and an electron cloud can be formed. तो बिकॉज सल्फर इज मोस्ट विलिंग टू रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए सबसे ज्यादा विलिंग है, इसका मतलब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए औरों के कंपैरिजन में ये स्ट्रक्चर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसका होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा विलिंग है, मतलब थायोफीन हमारा नंबर 1 पे होना चाहिए एरोमेटिक कैरेक्टर के मामले में। और सल्फर के बाद सल्फर, या ऐसे देखें इसको कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम नाइट्रोजन की और सबसे कम सल्फर की। तो जिसकी सबसे कम थी वो सबसे पहला नंबर पे रखा गया, वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है वो है नाइट्रोजन। तो पायरोल नंबर 2 पे होगा एरोमेटिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा होगा थायोफीन में, उससे कम होगा पायरोल में। और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये लीस्ट विलिंग है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करने के लिए, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो अगर अब हमें यही बात लिख के बतानी है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें कैसे लिखना है, एरोमेटिक कैरेक्टर लिखा और इसको एक ऑर्डर दे दिया, इट कैन बी आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। एरोमेटिक कैरेक्टर लिखा। अब सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन हुआ, थायोफीन है, सबसे ज्यादा है, तो उसको ये वाला साइन दे दिया उसकी तरफ। थायोफीन के बाद पायरोल आएगा और पायरोल के बाद लास्ट में आएगा फ्यूरान। तो ये बना इनका एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहलाएगा ये, हम सबसे ज्यादा एरोमेटिक को सबसे पहले रखा है और सबसे कम एरोमेटिक को सबसे बाद में रखा है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते इन्हीं हेट्रोसाइक्लिक्स को, तो इंक्रीज कराना है ना, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसका सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर है, फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो
ये तो था कंपैरिजन इन 3 हेट्रोसाइक्लिक्स का आपस में। यहां एक कंपैरिजन हम और कर सकते हैं कि अगर बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो कौन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा। इससे पहले हम रेजोनेंस एनर्जीज पढ़ चुके हैं। पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी हमने पढ़ा था 100 किलो जूल पर मोल होती है। फ्यूरान के लिए द वैल्यू इज 65 किलो जूल पर मोल और थायोफिन के लिए है 125 किलो जूल पर मोल। ये रेजोनेंस एनर्जीज का ऑर्डर भी बन गया। और बेंजीन की अगर हमें याद है तो रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन इज 151 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। तो अगर हमें बेंजीन भी लगाना है इस लाइन में तो बेंजीन कहाँ आएगा, सबसे पहले नंबर पे अब बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो यहां, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो इससे पहले बेंजीन आएगा। सबसे पहले बेंजीन, उसके बाद आएगा थायोफिन। अब कैसे बेंजीन में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर है, कैसे पता लगता है, क्या कोई तरीका है इसको पता करने का? बिल्कुल तरीका है। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। हमने बना दिए बेंजीन के, तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बस ये 2। इनको भी नाम दे देते हैं 4A 4B। अब जरा कंपेयर करते हैं इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। किसी एक को कंपेयर कर लेते हैं बेंजीन के साथ। ओके, तो बेंजीन में हमने जब स्ट्रक्चर्स को ध्यान से हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं चार्जेस नहीं आ रहे हैं। देयर आर नो चार्जेस, नो चार्ज सेपरेशन इज देयर एंड बोथ द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। और अगर इधर देखते हैं, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक को देख लेते हैं, मान लो हम फ्यूरान को देख रहे हैं, तो फ्यूरान में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है 2A जिसमें चार्जेस नहीं है, जबकि आगे वाले सभी स्ट्रक्चर्स में चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक ही स्ट्रक्चर में दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। अब ये जो चार्ज सेपरेशन वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर विच डज नॉट हैव एनी चार्ज सेपरेशन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहां इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है, जो कि एक है सिर्फ, जबकि बेंजीन में ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन में ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों इक्विवेलेंट भी हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। इसका मतलब जो इनका हाइब्रिड बनेगा, यहां इन 2 स्ट्रक्चर्स का जो हाइब्रिड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल है तो हाइब्रिड भी ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स से जो हाइब्रिड बनकर आएगा तो वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा, क्योंकि उस हाइब्रिड को तो 4 स्ट्रक्चर्स, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि लेस स्टेबल है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कंपैरेटिवली बेंजीन के मुकाबले के स्ट्रक्चर के बराबर स्टेबिलिटी रखता है, पर वो तो एक है ना, और यहां 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं, और इसीलिए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा है और बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करूं अगर मैं, तो हमने इस वीडियो में यही पढ़ा कि हेट्रोसाइक्लिक को, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स को हम आपस में इनकी एरोमेटिसिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, और अगर ये कंपैरिजन बेंजीन के साथ एक्सटेंड करना है, बेंजीन के साथ इन हेट्रोसाइक्लिक्स को कंपेयर करना है, तो बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। इसके आगे अभी हम इनका मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, और वहां हमें ये पता लगेगा कि कौन सा इनमें से, इन सभी में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड is more reactive towards electrophilic substitution reactions। तो वो कैसे पता लगता है, उसके लिए अगेन हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके दिखाना होता है, वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर ये देखना होता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनता है, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ऑब्वियसली जिसके कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, जिस किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जो कार्बोकेटाइन बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल वाला एरोमेटिक कंपाउंड विल
बी द मोस्ट रिएक्टिव। तो लेकिन ये एक लंबा डिस्कशन होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एरोमेटिक कैरेक्टर की ही बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन thiophenol, pyrrole and furan, and the comparison of rate of electrophilic substitution reactions of these heterocyclics with that of benzene, and the comparison of the reactivities of these heterocyclics with themselves। आपस में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेट्रोसाइक्लिक है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये सब डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही नॉलेज लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।